नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथोरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में कल से शाम 6 बजे बंद होंगी दुकानें। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। जींद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल में रखी कोरोना की 1700 से ज्यादा वैक्सीन चोरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रखने के दिए निर्देश। केएमपी पर किसान और पुलिस सामने सामने। मांडोठी के पास केएमपी टोल को फ्री करवाने आए किसान। गेहूं खरीद एवं व्यवस्था का जायजा लेने अनाज मंडियों में पहुंचे विधायक बलराज कुंडू। किसानों की समस्याओं को सुनते हुए मौके पर ही कृषि मंत्री से बातचीत कर जल्द उठान एवं पेमेंट की बात कही। कोरोना महामारी के चलते 1 सप्ताह तक बंद रहेगी पूर्व सीएसडी कैंटीन। हरियाणा में कैबिनेट में बड़ा फैसला। नई आबकारी नीति को मंजूरी और भी कई लिए गए फैसले। होडल नगर परिषद चेयरपर्सन आशा रानी तायल ने किया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन। ऑक्सीजन की किल्लत पर बोले केजरीवाल, अगर हम अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में कल यानी शुक्रवार से दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। सरकार ने सभी गैर जरूरी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। जींद में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर अस्पताल में रखी कोरोना की 1700 से ज्यादा वैक्सीन चोरी हो गई है। रात के समय चोरों ने ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की 1710 डोज रखी थी, जो कि गंभीर बीमारी के लिए सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन देर रात चोरों ने सभी वैक्सीन चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि कोविशील्ड की 1270 और कोवैक्सीन की 440 डोज चोरी हो गई हैं। जींद जिले में अब एक भी वैक्सीन नहीं बची है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूले हुए हैं। सुबह जब सफाई कर्मचारी पहुंचे तो जिस अलमारी में वैक्सीन रखी गई थी वहां पर सामान बिखरा हुआ मिला। इसके अलावा कंप्यूटर या अन्य किसी प्रकार के सामान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सुबह स्वीपर आया हमारा, उसने बाबूजी के पास फोन कराया कि बाबूजी ऐसे ऐसे ताले टूटे हुए हैं, और बाबूजी ने फिर मेरे पास फोन कराया कि शीला देख एक बार अपनी वैक्सीन संभाल, सारे फ्रीजर और ये सारे मतलब खुले हुए हैं और नीचे वैक्सीन पड़ी हुई है, कौन सी चोरी हुई कौन सी। तो मैंने जैसे 10 मिनट में आई तो देखा कि कोविशील्ड की एक सिंगल डोज भी नहीं बची हुई, मतलब सारी की सारी गायब। कोविशील्ड 1270 थी और कोवैक्सीन 440 डोज थी। आज सवेरे 6 बजे मुझे फ़ोन आया इनका, अपने जो रामेर बाबूजी हैं, कि यहाँ ताले टूटे हुए हैं, कुछ सामान चोरी हो गया है। मैं लगभग 10-10 बजे तक यहीं था। ऊपर वार्ड में राउंड करने के बाद मैं निकला था, यहीं से इस रास्ते से गया था, तो तब तक यहाँ कोई हलचल नहीं थी। अमूमन अगर जो हमें पता लगा है कि 12:40 के आसपास कुछ लोग घुसे हैं, जो फुटेज में आए हैं हमारे। और हमने डीआईजी साहब, अभी आपने देखा डीआईजी साहब आए थे, डीएसपी साहब पहले से बैठे हैं सवेरे से। और जो प्रथम दृष्टया में हमें लग रहा है कि वो लोग वैक्सीन उठाने नहीं आए थे। वैक्सीन उठानी होती है तो हमारे पास जो मेन स्टोर है वहाँ से वैक्सीन चोरी करते हैं, जहाँ काफ़ी संख्या में वैक्सीन रखी होती है हमारे पास। हालांकि वहाँ वैक्सीन नहीं है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं है हमारे पास एक्चुअली क्या स्टॉक है। ये रूटीन की वैक्सीनेशन थी, जो रूटीन में हमारी वैक्सीन बचती है वो पीपी सेंटर में रखते हैं हम। तो वो मुझे लगता है कि वो कुछ और सामान चोरी करने आया था, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, और वो गलती से डब्बे उठा के ले गए। और ये जैसे ही उठा के ले गए, वो फ्रिज से बाहर निकली तो वो 1 घंटे बाद वो किसी काम की नहीं है। अगर वो किसी को लगती भी है तो उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जो कुछ फाइलें गुम हुई हैं वो किस टाइप की फाइलें हैं? जी, हमारा रिकॉर्ड है, हमने अब गहन जांच करनी पड़ेगी। प्रथम दृष्टया में तो हमने अपनी वैक्सीन का चिंता थी, फिर हमें अपने सामान देखना था, और हमारे कोई कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, हमारा अन्य जरूरी सामान है, क्योंकि पीपी सेंटर में और भी बहुत सामान होता है। सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है इसमें। वैक्सीनेशन का पूरा रूटीन, इम्यूनाइजेशन जो हमारी पूरे जिले की इम्यूनाइजेशन है, जो बच्चों को टीके लगते हैं, गर्भवती महिलाओं को टीके लगते हैं, सारा रिकॉर्ड है। तो देखते हैं क्या क्या उठा है यहाँ से, क्या क्या चोरी हुआ है, किसने किस मकसद से चोरी किया है। आगे हम जैसे पुलिस आ गई हैं, डीआईजी साहब आए थे, फुटेज हमें
हमने ले ली है। फुटेज में बंदे आगे हैं, जो 2 लड़के आए हुए हैं। ऐसा ना हो कोई सीसीटीवी वगैरह जी, इसका इंतजाम कर दिया जाएगा। देखो, आज तक हमें नहीं था इस तरह का अंदेशा, बाकी तो सारे अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज है, कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि वैक्सीन चोरी हुई है। इसमें कुछ फुटेज आई हैं, वो यहाँ पूरी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से पता चला है फुटेज से कि भाई 2 लड़के करीब 1:45 बजे आते हैं और फिर 1 बजे के बाद वो कुल 20-25 मिनट में यहाँ से निकल के जाते हैं, और वैक्सीन यहाँ सिविल हॉस्पिटल से ज़रूर चोरी हुई है। इसमें हम देख रहे हैं फुटेज, कोई साफ पिक्चर आती है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बात ये सॉर्ट आउट हो। ये आप सबको पता है कि ये 1 घंटा भी अगर बाहर रखी जाएगी तो किसी भी काम की नहीं है, ये किसी के काम नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट उसमें देखने से कि ये किसी न किसी जानकार का लगता है कि भाई इस विषय को जानता है कि मैं इसको चोरी करके कुछ कमा सकूं, या कुछ इस तरह का लगता है। इसमें सर कैश नहीं गया और 2 फाइलें भी थी। वो अभी देख रहे हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान इस चीज़ को देख रहे हैं, और जैसे ही पता लगेगा कुछ और बातें निकल करके आएंगी। फाइल कैसे चोरी हुई है अभी तो सरसरी बता रहे हैं, अभी पूरी डिटेल देख रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा इसमें आगे बढ़ेंगे। सहारा हरियाणा के लिए जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था समय से करने और रेमडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सक के परामर्श के बिना ना दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल आज विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कोविड-19 महामारी की प्रदेश में स्थिति, खरीद एवं उठान और जल शक्ति मिशन की समीक्षा की। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई का आवंटन जिस तरह से किया गया है, उसी अनुपात में जहां जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, वहां समय से ये सप्लाई सुनिश्चित हो, और इसके लिए अधिकारी गंभीरता से काम करें। केएमपी पर किसान और पुलिस आमने सामने हुए, टकराव की स्थिति बनी हुई है। मंडोठी के पास केएमपी टोल को फ्री करवाने के लिए किसान वहां डट गए हैं। 4 दिन पहले किसान और प्रशासन के बीच बात हुई थी टोल को फ्री करवाने के लिए, और आज तक का वक्त इसे फ्री करवाने के लिए किसानों की तरफ से मिला था, और अब किसान वहां पर टोल फ्री करवाने पर अड़े हैं, जबकि पुलिस के पहरे में केएमपी पर टोल वसूली की जा रही है। पहले यहाँ पर किसान आए थे और किसानों ने 21 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया था। एसडीएम भादरगढ़ और डीएसपी पवन कुमार ने 1 दिन का टाइम मांग लिया था कि 22 तारीख तक का हमें समय दे। किसानों ने प्रशासन को 1 दिन का टाइम दे दिया था, पर आज किसान पूर्ण रूप से आर पार के मूड में यहाँ पर आए हुए हैं। किसान अपनी तरफ से शांति चाहते हैं। अगर प्रशासन कोई गैर जिम्मेदार ना कोई काम करता है तो हरियाणा सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी, प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार होगा। हम शांतिपूर्ण 5 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला हुआ है। अगर सरकार या प्रशासन हम पर दबाव देगा तो किसान भी किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। नहीं तो किसान पहले कभी पीछे हटा और न अब पीछे हटेगा। किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। महम विधायक बलराज कुंडू ने आज कई जगहों पर अनाज मंडियों का दौरा करके वहां के हालातों और किसान की फसल खरीद से संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लिया। किसानों और आड़तियों से बातचीत के दौरान किसानों ने अपनी समस्या विधायक बलराज कुंडू से साझा करते हुए कहा कि फसल उठान बहुत ही धीमा है, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए बलराज कुंडू ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात करके पूरा मामला उनके सामने रखा और कहा कि मौसम लगातार बदल रहा है और किसान का गेहूं खुले में पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसान की फसल का उठान करवाए और किसानों को आ रही परेशानियों को दूर करके उनकी फसल जल्द खरीदे। इसके साथ ही बलराज कुंडू ने सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि किसान की पेमेंट ब्याज सहित जल्द से जल्द उसके खाते में पहुंचे।
खान की समस्या है, बाकी तो ठीक चल रहा है। पेमेंट में तो काम चल रहा है, लेकिन वो खान का मेन है। इसमें एक बार थोड़ा कुछ मुमकिन तो आपसे तो मैं भी करूँ, आप भी थोड़ा करो अपने लेवल पर। उठान की भारी समस्या हो रही है, बरसात ये मौसम मौसम खराब है, आड़े सारे ज़्यादा से रहा है, बारिश आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। पूर्व सैनिक कैंटीन रोहतक के मैनेजर कर्नल SS सांगवान ने समाचार देते हुए बताया कि 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूर्व सैनिक कैंटीन कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेश के अनुसार बंद रहेगी। पूर्व सैनिक भाइयों को सूचित किया जाता है कि इस अवधि में CSD कैंटीन में आने का कष्ट ना उठाएं और असुविधाओं से बचें। 1 मई से कैंटीन पूर्व सैनिकों की सेवा में फिर से खुलेगी। अगर कोई अन्य सूचना हुई तो पूर्व सैनिक भाइयों को इसके संबंध में अवगत करवा दिया जाएगा। इस संदर्भ में सभी पूर्व सैनिक भाइयों से निवेदन है कि कोरोना महामारी के संक्रमण काल में घर पर ही सुरक्षित रहें और 30 अप्रैल तक सैनिक CSD कैंटीन में आने का कष्ट ना करें। कैंटीन रोहतक, एक्स सर्विसमैन कैंटीन रोहतक 30 तारीख तक कोरोना के चलते हुए बंद हो रही है। फौजी भाइयों को सूचित किया जाता है कि वे कल से कैंटीन में न आए। पूर्व सैनिक कैंटीन देव कॉलोनी रोहतक 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक बंद हो रही है, इसलिए फौजी भाइयों से अनुरोध है कि वे कैंटीन में न आए। कोरोना महामारी के चलते हुए ये कार्यवाही की जा रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी और बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में भी बताया। बैठक में फैसला लिया गया है कि हरियाणा में नई एक्साइज पॉलिसी को 20 मई से मंजूरी मिलेगी। नू का टोल प्लाजा बंद करने का फैसला लिया गया और अगले साल से शराब पर कोविड सेस नहीं लगेगा। इसके अलावा लावारिस बच्चों के लिए हरिहर पॉलिसी लाई गई है, जिसमें 18 साल के बाद भी सरकार बच्चों का पालन पोषण करेगी, लेकिन उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा में ज़मीन खरीद को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 20 साल से रह रहे लोग ज़मीन को खरीद सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट फंड बनाया है। 500 करोड़ के इमरजेंसी क्रेडिट फंड को मोहर लगा दी गई है। अंग्रेजी TGT भर्ती के लिए सिर्फ एक ही लेवल की परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा बिना परीक्षा के ग्रुप C और ग्रुप D में भी नौकरी मिलेगी। सामाजिक संस्था अलायंस क्लब होडल तथा श्री दिगंबर जैन समाज सेवा समिति के तत्वाधान में कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन मंडी स्थित जैन धर्मशाला में किया गया। शिविर का उद्घाटन होडल नगर परिषद चेयरपर्सन आशा रानी तायल ने फीता काट कर किया। शिविर में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर सामाजिक संस्था अलायंस क्लब के सचिव बलराम बंसल व सुनील मित्तल ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। होडल से रतन सिंह की रिपोर्ट। आज जैन धर्मशाला में कोरोना वायरस के टीके के लिए हम सभी को बुलाया गया है। इसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि सभी इस कार्य में सहमति दें और अपने जैसे जिस उम्र में जिस टीके को लगवाने के लिए सरकार ने कहा है हमसे, उस उम्र में टीके को लगवा लें। पहली डोज में 60 साल से ऊपर, दूसरी डोज में 45 साल से ऊपर और कल सरकार ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि 18 साल से ऊपर भी इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। इस इंजेक्शन से कोई भी हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ये टीका जरूर लगवाना चाहिए। फेस मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाकर और हर समय सैनिटाइज का यूज़ करना चाहिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 24,638 नए मामले आए हैं। इसके बाद अब राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,30,189 हो गई है। ऑक्सीजन किल्लत पर केजरीवाल ने कहा कि अगर हम अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार को और हाई कोर्ट को शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार यूटी को 700 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। केंद्र ने इसे पहले 378 टन किया था, लेकिन अब 480 टन तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट में मिलकर लड़ने का अनुरोध किया है। आज
के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।